जय दाऊजी महाराज, जय रेवती मैया। जब आप ब्रज क्षेत्र में आओगे तो ये गूंज आपको सदैव देश व दुनिया के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं के बीच मथुरा जनपद के बलदेव ब्लॉक में किसानों के देवता, ब्रज के राजा व भगवान श्री कृष्ण जी के ज्येष्ठ भ्राता हलधर कहे जाने वाले बलदाऊ महाराज जी के बलदेव ब्लॉक स्थित श्री दाऊजी महाराज मंदिर के परिसर में सुनाई देगी। हम देश के 5वें पूर्व प्रधानमंत्री किसान मसीहा व भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए व किसान दिवस पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से मथुरा जनपद के बलदेव ब्लॉक स्थित श्री दाऊजी महाराज मंदिर से आशीर्वाद लेते हुए 16 किलोमीटर दूर काका हाथरसी के नाम से मशहूर व मां पार्वती जी को, जहां भगवान भोलेनाथ जी द्वारा अपने हाथों से समुद्र मंथन में निकले रस का पान कराने के कारण पौराणिक महत्व व हींग के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जनपद हाथरस के सादाबाद ब्लॉक के छोटे से गांव चिरावली के रहने वाले इंजीनियर से किसान नेता बने व गांव किसान उन्नयन मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष व भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह के मुख्य संरक्षक, किसान पुत्र के पी सिंह ठैनुआ के आत्मनिर्भर गांव व आत्मनिर्भर किसान पर किए शोध व अनुभव के बारे में बताएंगे और हमारे कृषि प्रधान देश भारत को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गांव किसान के किन प्रमुख सामाजिक व सरकारों के प्रयासों और संकल्पों की आवश्यकता है। सेव द मदर अर्थ। सेव द मदर अर्थ मिशन के लिए आज किसान दिवस पर देश के किसान को निम्न 3 संकल्पों की आवश्यकता है। पहला, प्राकृतिक खेती करें। दूसरा, श्री अन्न का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें। और तीसरा, गौ आधारित उत्पादों का गांव में ही उत्पादन करें। ये तीनों संकल्प को अपनाने से मानव का जीवन स्वस्थ होगा। असंतुलित रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों से जो धरती का स्वास्थ्य खराब हुआ है वो सुधरेगा और जल संरक्षण के लिए 1 ड्रॉप मोर क्रॉप मिशन को बल मिलेगा। साथ ही निराश्रित गौ वंश की समस्या के समाधान के साथ साथ युवाओं व महिलाओं को गांव में ही रोजगार प्राप्त होने से उनका गांव से पलायन रुकेगा। भारत सरकार ने जो किसानों की समृद्धि के लिए 6 सूत्रीय संकल्प तैयार किए हैं उसे बल मिलेगा, जिसमें भारत सरकार के संकल्प है उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के सही दाम देना, प्राकृतिक आपदा में राहत राशि देना, फसल का विविधीकरण करना और प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी की सलाह पर यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था और पूरे देश में श्री अन्न महोत्सव आयोजित हुए और बाजरा के एमएसपी में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई थी, जिसके फलस्वरूप सुपर फूड कहे जाने वाले मोटे अनाज के उत्पादन में किसान भाइयों ने रिकॉर्ड वृद्धि की। लेकिन अभी भी कुपोषण से लड़ने व जल की कम खपत के लिए इसके उत्पादन व उपभोग के लिए प्रोत्साहन अत्यंत आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश के किसानों से
प्राकृतिक खेती करने के लिए आह्वान किया था और केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन बनाया है और इसके लिए राज्य सरकारों के सहयोग से 2,481 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती बोर्ड का भी गठन किया है और केंद्र सरकार व राज्य सरकारें गांव व किसान के कल्याण के लिए अपने अपने स्तर से प्रयास कर रही है, क्योंकि बिना आत्मनिर्भर गांव व आत्मनिर्भर किसान के और बिना आत्मनिर्भर खाद्यान्न व्यवस्था के विकसित भारत 2047 का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए अब चलते हैं कृषि के ऋषियों की गाथा की ओर, जिसमें पहला है गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत जी का हरियाणा स्थित मॉडल गुरुकुल कुरुक्षेत्र प्राकृतिक कृषि फार्म, जहां किसान की सभी समस्याओं का समाधान दिखा, चाहे वो निराश्रित गौवंश की समस्या हो, पराली जलाने की समस्या हो या भूमि की घटती उर्वरता आदि की समस्या हो। वहां उन्होंने गुरुकुल प्राकृतिक कृषि फार्म के उत्पादों से गुरुकुल कुरुक्षेत्र के विद्यार्थियों व वातावरण में उनके शारीरिक व मानसिक क्षमताओं के विकास का आश्चर्यजनक सकारात्मक परिणाम देखा। उत्कृष्ट अव्वल शिक्षण संस्थानों में विश्व प्रसिद्ध गुरुकुल कुरुक्षेत्र की गौशाला हो या भोजनालय परिसर का वातावरण, पूरी तरह प्रकृति केंद्रित व्यवस्था, पूरी तरह स्वच्छता व अनुशासन दिखा। गुरुकुल कुरुक्षेत्र प्राकृतिक कृषि फार्म में न कोई रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, न कीटनाशकों का प्रयोग था। प्राकृतिक खेती हो या गुरुकुल, सभी की सफलता का आधार वहां देशी गाय थी। वहां की आधुनिक गौशाला व घुड़साल सब अद्भुत था। फिर वहां हमने वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों के साथ आकर कई बार लगातार जाकर फार्म पर अध्ययन किया। वहां प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण की भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। वहां पर व्यवस्थापक गुरुकुल कुरुक्षेत्र श्री राम निवास आर्य जी व प्राकृतिक खेती पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी द्वारा पद्मश्री सम्मान पाने वाले डॉ हरिओम जी से प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। बता दें, आचार्य देवव्रत जी का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान करना हो या धरती व मानव के स्वास्थ्य को ठीक करना, सभी समस्याओं का ज्यादातर समाधान प्राकृतिक खेती है। यहाँ पे हम किसानों को प्राकृतिक कृषि के बारे में बताते हैं, उनके बारे में ट्रेनिंग देते हैं। मैंने अपना देखा कि मैं यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग गुरुकुल के फार्म पर यहाँ पर प्रशिक्षण लेने आया हूँ कि नेचुरल फार्मिंग हमने करनी कैसे है। 3 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम रहता है हमारा, जिसमें लेक्चर भी होते हैं, किसानों को प्रैक्टिकल भी समझाया जाता है, सिद्धांत समझाए जाते हैं, क्या प्राकृतिक कृषि के बारे में किसानों को दिक्कत आ रही है, इन सारी समस्याओं का समाधान पूरा करके हम किसानों को संपूर्ण रूप से उनको सुचारू रूप से ट्रेनिंग देके 3 दिन में उनको फिर भेजते हैं। यहाँ पे हम पिछले साल की अगर बात करें तो 650 से ऊपर हम किसानों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं, जो हमारी महिला किसान हैं उनको भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो जो एक मुहिम चलाई है सरकार ने प्राकृतिक कृषि के बारे में, उसको हम सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना संपूर्ण योगदान दें। कि हम आज के टाइम पे क्या देख रहे हैं, हर जगह रसायन का यूज हो रहा है, केमिकल का हम इतना यूज कर रहे हैं कि वो हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता जा रहा है। अब हमें आगे आने की जरूरत है कि हमारा साइंटिफिक अप्रोच लेके आनी पड़ेगी प्राकृतिक कृषि के लिए, कि जो हमारे किसान भाई हैं वो इसके लिए कैसे जुड़े आगे आके। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं कि नेचुरल फार्मिंग की तरफ आप अपना रुझान दिखाइए। अगर आपको प्रशिक्षण की जरूरत है तो आप यहाँ पर गुरुकुल का प्रशिक्षण केंद्र है नेचुरल फार्मिंग का, तो वहाँ पर आकर आप प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। कृषि एवं कृषि यात्रा के माध्यम से जो एग्रीकल्चर और भारतीय कृषि संस्कृति में जो भी उत्कृष्ट मॉडल है वहाँ विजिट कर रहा हूँ, और इसी के तहत मैं प्राकृतिक कृषि फार्म गुरुकुल कुरुक्षेत्र आया हूँ, जो महामहिम राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत जी ने ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थापित किया है। और उसी फार्म जिनकी देखरेख में यहाँ पर खेती हो रही है, और महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी ने पद्मश्री से सम्मानित किया है, ऐसे डॉक्टर हरिओम जी का मैं स्वागत करता हूं कि आपने समय दिया
और अभी सर बात यह है कि अभी मैंने आपसे 3 दिवस का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और उसमें बहुत सारी नई चीजें आपने वैश्विक चीजों कारण भी बताए इस मॉडल की। तो दरअसल सेव द अगर मदर अर्थ की बात की जाए तो यह प्राकृतिक खेती का जो मिशन है यह क्यों जरूरी है और इसका जो आप बताते हैं जीवाणु खेती उसके बारे में विस्तार से जानना चाहते देखिए, सबसे पहले हमें जरूरत है जानने की क्या है प्राकृतिक खेती। हैं। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को एक समझ लेते हैं हम, लेकिन ये एक नहीं है। एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है। प्राकृतिक खेती को अगर हम परिभाषित करें तो ये कहा जा सकता है कि सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती को प्राकृतिक खेती कहते हैं। जहाँ सूक्ष्म जीवाणु मिट्टी में बढ़ जाएंगे वहाँ केंचुए भी साथ के साथ आ जाएंगे, क्योंकि दोनों मित्र हैं, हमेशा से मित्र रहे हैं। और जब इन दोनों की संख्या मिट्टी के अंदर बढ़ जाती है तो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है और मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व तो पड़े हुए हैं, जो पौधा ले नहीं पा रहा, जो फिक्स हो गए हैं, कम्प्लेक्स बन गया जिनका, उनको भी सूक्ष्म जीवाणु अवेलेबल करवा देते हैं। और इसके अतिरिक्त जो लाभदायक जीवाणु जो कीड़े और बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, उदाहरण के तौर पे जैसे ट्राइकोडर्मा है, स्यूडोमोनास है, मेटाराइजियम, बवेरिया, बेसिलस, माइकोराइजा, इस तरह के बहुत से सूक्ष्म जीवाणु ऐसे हैं जो कीड़े और बीमारियों को भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं। पोषक तत्वों की उपलब्धि तो बढ़ाते हैं, लेकिन साथ के साथ वो कीड़े और बीमारियों को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं। और इस तरह से मिट्टी का स्वास्थ्य इंप्रूव होता है और मिट्टी के अंदर जो एक अक्षमता है, जो स्ट्रेस आते हैं मिट्टी के अंदर, जो बायोटिक है, कहीं तापमान बढ़ गया है, कहीं आपका नमी की कमी हो गई है, कहीं पोषक तत्व की कमी हो गई है, तो प्राकृतिक खेती इन सभी चीजों को पूरी करने में मदद करती है। अभी माननीय कृषि मंत्री बात कर रहे थे भूमि का स्वास्थ्य, हमारा अभी उनसे मीटिंग भी हुआ था। तो भूमि का स्वास्थ्य को लेकर आपका ये जो जीवामृत और जो पीछे में सारी चीजें रखी हैं, इसका क्या मतलब रिजल्ट रहता है? मान लो कोई किसान ने 3 साल आपकी इस विधि से खेती किया तो उसके भूमि में क्या सुधार आ सकता है? देखिए, इसमें जो सूक्ष्म जीवाणु को बढ़ाने वाली वो आमतौर पर 3 फार्मूलेशन है। एक तो बीजामृत है जो बीज को लगता है, एक जीवामृत है, एक घन जीवामृत। जीवामृत प्राकृतिक खेती की रीढ़ की हड्डी की तरह से काम करता है। और जीवामृत के साथ साथ ये भी नहीं है कि अकेला जीवामृत ही सब कुछ है। प्राकृतिक खेती का एक पैकेज है जो हमारे पूर्वजों के पास नहीं है। तो हमारे पूर्वज तो क्या करते थे, क्या एक प्रैक्टिस होती थी कि गोबर का खाद मिलाते थे और गर्मियों में खेती जुताई करते थे। प्राकृतिक खेतों में तो खेती में दोनों की ही कमी की जाती है, ना तो गर्मियों में जुताई की जाती खेत की, यानी कम से कम जुताई करते हैं जितने में हमारा काम चल जाए। क्योंकि अगर खेत की जुताई ज्यादा करते हैं तो 35 डिग्री से ज्यादा तापमान होते ही जो खेत का जैविक कार्बन है वो उड़ जाता है हवा में, ग्लोबल वार्मिंग होता है। इसके साथ साथ अगर पानी के साथ मिलके भी जमीन के नीचे वो रूट्स के नीचे चला जाता है। तो इसमें जो सूक्ष्म जीवाणु वो बढ़ाना होते हैं। सूक्ष्म जीवाणु क्या काम करते हैं कि वो जो हवा में 78% नाइट्रोजन है जो हम यूरिया के द्वारा देते हैं, उसको जैसे दालें हैं उनकी जड़ों पे फिक्स कर देते। राइजोबियम होता है वो सूक्ष्म जीवाणु, हवा की नाइट्रोजन को लेके दालों की जड़ों पे वो गांठ बना देते हैं, खाद की गांठें होती हैं। उस फसल की जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देते हैं और अगली फसल की भी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं। इस तरह से हवा के अलग तरह के जीवाणु हैं, पानी की जैसे धान की फसल होती है हमारी उसमें अलग तरह के जीवाणु हैं, और बीज की अवस्था होती है जैसे कभी पानी आ जाता है कभी सूख जाता है, उसमें अलग तरह के जीवाणु होते हैं। तो ये जीवाणु मिल करके कम से कम आपको यूरिया की जरूरत कतई महसूस नहीं होने देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा जरूरत मिट्टी में पड़ती है फसल को, और इसी की सबसे ज्यादा कमी है। कमी भी इसलिए है कि पौधे को सबसे ज्यादा जरूरत इसकी पड़ती है, क्योंकि पौधे के हर प्रक्रिया में इसका योगदान। अच्छा सर, आपने भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताया, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए प्राकृतिक खेती सबसे उत्तम चीज है।
या उत्तम सब्जेक्ट है, तो इसमें थोड़ा सा संक्षिप्त में इसको कैसे आप समझाएंगे? देखिए, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें 3 गैसें शामिल होती है। एक कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरी मीथेन है और तीसरी नाइट्रस ऑक्साइड है। तो एग्रीकल्चर की जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें मुख्य योगदान नाइट्रस ऑक्साइड का है। अच्छा। और उसमें हमारी जो एरोबिक सिस्टम होता है, ये हवा वाला सिस्टम है। धान को छोड़ के लगभग सारी फसलें हवा वाले सिस्टम में ले पाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो जो गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, इनमें 4 तत्व शामिल होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इनमें चारों को मिलकर प्रोटीन बनता है या कार्बोहाइड्रेट बनता है, तीनों को मिलकर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और ये चारों तत्व सूक्ष्म जीवाणुओं के केंचुओं का भोजन है, यानी कि इनको खाकर तो मैंने अवशेष में गया। फसल में 98 से 99% तक ये 4 तत्व होते हैं। अवशेष को जो मिट्टी में मिलाते हैं, गोबर की खाद में मिलाते हैं, केंचुए खाद में मिलाते हैं, तो उसमें ये 4 तत्व ही मुख्य तौर पे होते हैं, बाकी थोड़े थोड़े मौजूद होते हैं। तो ये भोजन के तौर पे सूक्ष्म जीवाणु का प्रयोग कर लेते हैं 4 तत्वों को, जिनसे ग्लोबल वार्मिंग की गैसेज होती है, यानी कि उनका शरीर बन जाता है। और वो जो मरते साथ साथ मरते जाते हैं तो जमीन में पोषक तत्व ऐड होते जाते हैं, ह्यूमस बनता चला जाता है, जैविक कार्बन बढ़ता चला जाता है। वो भोजन है पौधों का, उसको लेकर के पौधे का शरीर बन जाता है। पौधे के अवशेष वापिस जमीन में आ जाते हैं। इसलिए चारों तत्व जिनसे ग्लोबल वार्मिंग की गैसेज बन रही थी, ये चारों वहीं पे घूम जाते हैं जमीन के अंदर, पौधे के अंदर, और इसलिए ये कम से कम वायुमंडल में जा पाते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की संभावना कम से कम हो जाती है। आज 75, 76, 77 साल हो गए आजादी के, हम लोग आज भी बने चना मटर का चना और गेहूं का मिलने का बताइए, सब कुछ पता है। और किसान बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। हम लोग आज एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं वो किसानों को पता है। पहले तो बादल देख के जान जाते थे कि आज बारिश होगी, क्या होगा, किस तरह की हवा चल रही है उनको पता था। लेकिन हम लोगों को मेन ये क्या है कि ये जो ज्ञान है ICAR का, जहाँ की साबित है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। बीज वाले से बीज से फार्म हाउस में KVA हर जगह बने हुए हैं, लेकिन वो किसान से कितना इंटरेक्ट करते हैं, कितना उनको बात पहुंचाते हैं कि क्या को प्लान है, क्या प्रोजेक्ट है, क्या सब्सिडी है, कि किस तरह के बीज कहाँ मिल सकते हैं। किसान तो तंग है, जब नहीं फायदा होता तो छोड़ करके जाकर के चेन्नई में रेस्टोरेंट में काम कर लगता है। पेट तो भरना चाहिए ना। बिल्कुल सर। हम लोग की तरफ के लोग, कितने लोग जाकर के आज बॉम्बे में कर रहे हैं। हम लोग की तरफ किसानी ना, बनारस में, बलिया में, गाजीपुर में वहाँ मेजर नहीं होता है। मैं तो बलिया अभी पिछले हफ्ते गया। हाँ भी 200 AQI से उतना ही पोल्यूशन है जितना कि दिल्ली पर। खाली वहाँ मेजर नहीं होता है, बताया नहीं जाता है। दिल्ली में रोज बताया कि 400 पार कर गया, जहरीली हो गई। जहरीली हवा गाँवों की भी हो गई है। आज गंगा में नहा सकते हैं आप? नहीं नहा सकते। नहीं सर, हम लोग गंगा का पानी पीते थे। हमारे घर से 100 मीटर भी गंगा नहीं है। फार्म हाउस के नीचे गंगा है, लेकिन हम लोग छूने भी नहीं जा रहे हैं। पहले तो रोज नहाते थे, जब तक नल पर नहाएंगे उससे पहले हम लोग नहा के चले जाते थे। क्यों? मैंने ये चीजें हम लोग सब पढ़े लिखे लोगों को बताना पड़ेगा। वो लोगों का दोष है, दोष हम लोगों का है जो हम लोग गांव छोड़ के भाग आए। हम तो कई आर्टिकल लिखे, चलो गांव की ओर। हम गए थे अभी छत्तीसगढ़, वहाँ बेमेतरा एक डिस्ट्रिक्ट है रायपुर के बगल में। एक से एक साइंटिस्ट जाके जंगल में रह रहे हैं। मानव तीर्थ बना हुआ है 100 एकड़ में। बिल्कुल डूगर ये राजस्थान के उन्होंने डोनेट किया है। वहाँ पर एक से एक IT के लड़के, IIT बॉम्बे से, IIT खड़गपुर से, एक उनकी पोती वहाँ रह रही है। गाय ऐसा रख करके प्राकृतिक जीवन जी रहा है। लेकिन कुछ ही लोगों का जीवन चल पाएगा उस तरह से। हमारा आपका चलेगा उस तरह से। हम लोगों का परिवार है, हम लोगों को अपने भाई भतीजों को भी देखना है, शादी ब्याह भी कराना है, मरने जीने में भी सपोर्ट करना है। हम छोड़ तो चले जाएं, आपसे हम तो चले जाएं, लेकिन हमारे परिवार में क्या होगा? जैसे पढ़ाया लिखा। तो हम लोगों को ये ज्ञान को हम लोग का रियलिस्टिक वे में, थियोरेटिक थियरी में बहुत चीजें अच्छी लगती हैं। जी। हाँ, हम लोग पानी 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 कहते रहे, 100 बार प्यास बुझ जाएगी। थियरी तो यही है ना, पानी 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 पानी। मेरे ख्याल से पानी तो किसानों को यहाँ पे प्रैक्टिकली आके देखना चाहिए। हाँ, कि किस तरीके से बुलाएं आप ना। नहीं, किसानों के पास पैसा नहीं। देखिए, वॉलंटरी काम करते हैं, UNV भी चला। अब वॉलंटियर वर्क वेस्टर्न कल्चर में है, लोग वॉलंटियर वर्क करते हैं, जाके पेड़ लगाते हैं। इंडिया में पॉसिबल नहीं है जब तक उस बच्चे को खाना और आने जाने का पैसा नहीं।
आज हम आया है कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में। यहाँ पे महामहिम आचार्य देवव्रत जी का जो 180 एकड़ जमीन में नेचुरल फार्मिंग हो रहा, प्राकृतिक खेती, यहाँ पे इससे पहले भी मैं विजिट किया है। आज हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो नैक है, नेशनल एडवाइजरी कमेटी का 2 एडवाइजर आया है। एक है डॉक्टर मार्कंडेय सर भी आया है, डॉक्टर निरंजन सर भी आया है। और यहाँ पे जो इस नेचुरल फार्मिंग का जो साइंटिस्ट वगैरह है, सीनियर स्टाफ वगैरह है, जो पूरा देखभाल करता है सभी को साथ हम लोग आज विजिट किया है। मेरे को भी अच्छा लगा है। अच्छा लगा तभी ना मैं इसको आगे ले जाने के लिए आया है। मेरा एक सुझाव है कि पूरा देश के लिए इस जो प्रोजेक्ट है इसको सबको दिखाना चाहिए यहाँ पे, ताकि सभी व्यवस्था भी है। सर ने भी पीछे बोले थे कि देश के हर कोने से कुछ किसानों को यहाँ पे लाना चाहिए और इसको आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि देखिए शरीर अगर ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो फाइनेंशियली हमारा क्या होता है, देश में बहुत सारी हॉस्पिटल से छोड़कर नर्सिंग में बहुत आ गया, इसीलिए क्योंकि हम लोग को सभी को इलाज होना चाहिए। इलाज को अगर नीचे से अगर इसको ठीक करना है तो नेचुरल फार्मिंग से उत्पादित जो सब्जी फल सब्जी होता है उसी को खाना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट को इस साल जो 2484 करोड़ रुपया जो दिया है नेशनल फार्मिंग के ऊपर, इसको 100% उपयोग होना चाहिए एकदम साइंटिफिकली सिस्टम में, कि गवर्नमेंट को कुछ योजना ऐसा इसके साथ ऐड होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे जो आएगा ट्रेनिंग लेने के लिए, रहने के लिए, उसको आना जाना, कम से कम रहना खाना ये कम से कम मुफ्त मिले। ये जो पैसा इसी में दिया है इसमें से कम एक पैसा ऐसे देना चाहिए इसको आना जाना और रहना खाना ताकि फ्री मिले, तभी किसान आ पाएगा। नहीं तो पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट का योजना गवर्नमेंट का पास ही रह जाएगा, ये प्रोजेक्ट भी, इसका प्रोजेक्ट भी रह जाएगा, आचार्य देवव्रत जी का भी सप्ताह वही रह जाएगा। इसको एक ही साथ पूरा मिल के एक सिस्टमेटिक वे में, क्योंकि भारत में ऐसा कोई सिस्टम एग्रीकल्चर के नहीं है जो होना चाहिए, फुलफिल है, लेकिन सबका साथ सबका ट्यूनिंग अगर बन जाएगा तो ये पॉसिबल होगा। जैसे सम डेली मॉर्निंग और इवनिंग 1 घंटे 10-15 मिनट भी चलाते हैं हम लोग। 10-15 हाँ जी, 10 मिनट का टाइम सेट होता इसमें टाइम सेट भी कर दिया इन्होंने। है। टाइमर लगाया। हाँ, ये जैसे घुमाएंगे ऑटोमेटिक मैकेनिकल टाइमर लगाया। हाँ, लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं किया होगा, ये ऑटोमेटिक है सर। ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, लेकिन फिर आके फिर घुमाना पड़ेगा। दिन में जैसे 3-4 मैं ये कह रहा था कि ऑटोमेटिक टाइमर लगा दो, एक हफ्ते का पूरा स्केड्यूल बन जाएगा। ज़्यादा महंगा भी नहीं है। हाँ, 700-800 रुपये का है। 220 रुपये। हाँ, तो 700 रुपये का है। 10 सस्ता है, वो लगा दो इसमें, तो आप इसका प्रोग्राम पूरे महीने में कर सकते हैं, महीना साल 1 साल में कर सकते हैं। मतलब टाइमर के साथ हो जाएगा कि इस टाइम में ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। आके भी ऑन ऑफ करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर प्राकृतिक खेती किसान संजीव कुमार जी की कर्जदार किसान से आत्मनिर्भर किसान बनने की कहानी। साथियों नमस्कार, मैं संजीव कुमार निसुरखा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से पिछले 14 साल से मैं खेती करता हूं। और खेती करने का तरीका भी मेरा सुभाष पालेकर खेती या प्राकृतिक कृषि जिसे भारत सरकार कहती है वो है। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, क्योंकि किसान की मूल जो मैंने देखा है मेरे अनुभव में आई हैं 3 मुख्य समस्या हैं। सबसे पहला कर्ज मुक्त बैंक का या साहूकार का, और दूसरा है पराली, क्योंकि आए दिन पराली का एक बहुत बड़ा किसान के लिए एक संकट बन के एक मुद्दा सामने है, और तीसरा है बाजार मतलब किसान कोई भी फर्टिलाइज़र खरीदने जाता है तो बाज़ार जाता है, अपना कोई उत्पाद बेचने जाता है तो बाज़ार जाता है। इन तीनों का समाधान मैंने 14 वर्ष के इस मेहनत के काल में मैंने निकाला है, उसी को मैं आप सबसे शेयर करूंगा।
नंबर एक मैं बताना चाहूँगा पराली प्रबंधन का हम आपको अगले उसमें पार्ट में दिखाएंगे भी कि पराली प्रबंधन का आप किसी भी फसल में अगर विशेषकर मल्चिंग यानी आच्छादन में इस्तेमाल करते हैं, आलू लगाते हैं, लहसुन लगाते हैं और पराली का प्रयोग करते हैं तो हमारी ज़मीन का कार्बन बढ़ता है, ह्यूमस बढ़ता है और उसी के ऊपर जीवामृत डालते हैं तो मैं समझता हूँ आपके खेत की उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही आपका जो बाजार जाने का खर्चा है फर्टिलाइज़र लाने का वो कम होगा, ख़त्म, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ये पक्का दावा है। अगला है कर्ज की बात यह है कि जब हम कोई अपने खेत से हम जो जितना भी कर्ज लेते हैं और वो केवल और केवल किसान के इनपुट खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, इसके लिए कर्जदार हम होते हैं, तो हमारे पास अगर देसी बीज होंगे, हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो देसी बीज की इसमें महत्ता है। देसी बीज होंगे तो मुझे लगता है अपने घर का बीज, अपने घर का जीवामृत और घन जीवामृत, तो कर्ज लेने की शायद मुक्ति नहीं होगी। और तीसरी चीज़ है बाजार साथियों, लगभग 200-250 किलोमीटर से चलकर मेरे घर आता है निसुरखा और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा आप भी यहाँ आइए। स्वदेशी प्राकृतिक कृषि तीर्थ का आप दर्शन करिए, देखिए, समझिए। यहाँ हम प्रशिक्षण भी देते हैं 3 दिवस का और प्रशिक्षण बड़ा अद्भुत है। एक दिन हम थ्योरिकल जानकारी देते हैं, पूरा इस विषय को बताते हैं और रात्रि में एक मूवी आप लोगों को हम दिखाएंगे जिससे आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। उसके बाद हम अगला दिन थ्योरी समझाने के बाद अगला दिन हम प्रैक्टिकली खेत में बेड कैसे बनाते हैं, कौन सी फसल कहाँ किस तरीके से लगानी है, क्यों लगानी है, आच्छादन कैसे करना है, वो सारा विषय आपके सामने बताएंगे। और अगला काम है कि जो हम कर रहे हैं वो ही आपको दिखाना है। गन्ने का गुड़ कैसे बनाते हैं, कैसे उसको मोल्ड बनाते हैं, कैसे पैकेजिंग करते हैं, हल्दी कैसे कूटते हैं, तेल कैसे निकालते हैं, सारी की सारी प्रक्रिया जो भी हम करते हैं वो आप सब लोगों को हम सिखा करके यहाँ से भेजेंगे। बाकायदे प्रमाण पत्र भी हम देके भेजना है। माननीय दुर्गा शंकर मिश्रा जी आज ही यहाँ हमारे यहाँ इसका शिलान्यास करके गए हैं और सब लोगों के सहयोग से हम ये काम करने वाले हैं। मैं फैब्रिकेटर था साथियों, 2009 और 10 का दौर था। फैब्रिकेटर होने के साथ साथ हम लोहे का सारा सामान बनाते थे और 2009-10 के समय में लोहे का रेट 28 होता था और अचानक से एक ही महीने में 48 हुआ। उस दौरान हमारे पास ऑर्डर ज़्यादा आए और 4.5 लाख के कर्ज में हम दब गए। हमारे घर वालों ने हमें 2 एकड़ ज़मीन देके अलग कर दिया। हमने केमिकल फार्मिंग की जिसमें हम और धंसते चले गए। उसके बाद 2 साल 2.5 साल हमने प्रैक्टिस की, कृषि गोष्ठियों में गए तो पता चला कि जैविक खेती एक तरीका है। तो जैविक खेती भी हमने 2-2.5 साल हमने की है, केंचुए पाले हैं साथियों। वो केमिकल की खेती से भी खतरनाक है क्योंकि जो इनपुट हम बाज़ार से ख़रीदते हैं वो केमिकल वाले सस्ते हैं और जैविक वाले बहुत ज़्यादा महंगे हैं। प्लस उसमें जो प्रमाणीकरण की प्रक्रिया है वो बहुत धूमिल है, मतलब विश्वास पात्र नहीं है, उसमें विश्वासता नहीं है उसमें। तो उसके बाद कुछ दिन बाद फिर हमें पता चला कि ये नेचुरल फार्मिंग का भी तरीका, प्राकृतिक खेती का एक तरीका है। उसमें हमने काम करना शुरू किया और धीरे धीरे हम बढ़ते चले गए। 2015 में हमने एक अपना गुड़ बनाने का कोलू लगाया और हमारे पास उस समय साथियों खुरपा दराती भी नहीं थी जिनकी कीमत उस समय 20 या 25 रुपये होती थी। हमने सारे संसाधन अपने जुटाए और पिछले बच्चों को भी पढ़ाया और उससे अभी पिछले वर्ष हमने अपना मकान भी बनाया। यानी जब मेरे जैसा किसान, अब हम 3.5 एकड़ में खेती करते हैं, हम कोई भी उत्पाद बाज़ार से लाते नहीं हैं और बाज़ार को हम देते नहीं हैं। अगर मैं बात करूं तो मैं अपने खेत से लगभग 85 तरह की चीज़ें जो मेरी रसोई में इस्तेमाल होती हैं वो सारी हम यहीं अपने खेत से निकालते हैं। और कल जो चीफ सेक्रेटरी साहब भोजन करके गए हैं, मैंने उन्हें बताया भी था कि इस आपके जो भोजन में केवल नमक के अलावा बाज़ार का कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे खेत का और मेरे घर का है। तो मैं पराली प्रबंधन की जो समस्या किसान के साथ बनी हुई है सरकार को लेके, किसान पर मुकदमे भी होते हैं, किसान प्रताड़ित भी होता है, तो उसका समाधान साथियों
हम इस तरीके से करते हैं कि ये आप देख रहे हैं आलू लगाया हुआ है और आलू की 2 लाइनों के बीच में हमने बांकला लगा दिया है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करेगा, यानी यूरिया का काम करेगा। हमारी नेचुरल फार्मिंग की पद्धति में आलूओं के बीच में हमने नाइट्रोजन का कारखाना लगा दिया है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता रहेगा। और इसको आप देखिए, ये सारी पराली हमने सारी बिछाई हुई है इस पे, और इस पराली को भी हम आलू के बाद, क्योंकि आलू जो हमने लगाया है वो मिट्टी के ऊपर रखा है, ज़मीन में नहीं गाड़ा है, उसके ऊपर हमने पराली बिछा दी है। अब आलू जो होगा वो मिट्टी और पराली के बीच में होगा। आलू को निकाल लेंगे, आलू का अवशेष जो है वो भी यहीं डाल देंगे। उसके बाद हम इस पे तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी और खीरा इस तरह की पौध तैयार करके हम इसमें लगा देंगे। तो साथियों, 1 वर्ष न जुताई होगी न कुछ होगा और सिर्फ इसमें उत्पादन ही मिलेगा। और बिल्कुल आप देख रहे हैं पूरा खेत, मैं चाहूँगा कि पूरा मतलब जो हमारा ये आलू का प्लॉट है छोटा सा, ये आप देखिए कितनी हरियाली, कोई एक पत्ता भी पीला नहीं है, सब बेहतरीन है। सब ये जीवामृत का और घनजीवामृत और पराली का ये जीता जागता उदाहरण है जिससे आप इससे बच सकते हैं। और अब इससे इनडायरेक्टली 2 फायदे हैं। सरकार से प्रताड़ित होने से तो बचेंगे ही, आपकी जो ज़मीन में लगने वाला डीएपी यूरिया का खर्च है उससे भी बचेंगे, आप कर्ज मुक्त भी होंगे और उत्पादन बहुत अच्छा आएगा और वो अमृत तुल्य जैसा आएगा, अमृत जैसा, जिसे आप खा करके बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो साथियों, हम यहीं पर अपने इस प्लॉट में, अपने इस खेत में जो हमने स्वदेशी प्राकृतिक कृषि तीर्थ नाम दिया है, उसमें हम 3 दिन का प्रशिक्षण भी आप सब लोगों को, किसानों को देंगे, युवाओं को देंगे। और मैं विशेषकर युवाओं को आग्रह करूंगा, क्योंकि आगे आने वाला समय जो खेती है, खेती से हटने का शुरू हो चुका है, हटाने का भी शुरू हो चुका है। और विदेशों में ऐसी फैक्ट्रियां लग चुकी हैं जो कीड़ों का खेती करती हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में कीड़ों की खेती होती है और उनको ड्राई फॉर्म में करके उनका पाउडर बना के और वो आपको प्रोटीन के रूप में आने वाली पीढ़ी को खिलाया जाएगा। इससे बचने के लिए आप प्रशिक्षण कीजिए। प्रशिक्षण की व्यवस्था हमने पूरी 3 दिन की रखी है। उसका जो कोर्स है, हमने 1 दिन थ्योरी, दूसरे दिन प्रैक्टिकल और तीसरे दिन प्रोसेस, पैकेजिंग, मार्केटिंग, इन सारी चीज़ों पे, यानी हम बिल्कुल जो हम जैसे हम कर्ज मुक्त हुए इसी तरह हम हर भारतीय को, भारत के किसान को, भारत के युवा किसान को हम इस तरह बाहर लाने का अभियान के रूप में इसको बड़े स्तर पर लेके चल रहे हैं। आप सबसे अपेक्षा है, हमें उम्मीद है कि आप आइए, प्रशिक्षण कीजिए और अपने यहाँ जाकर के हमारे जैसे खड़े होइए, जिससे आत्मनिर्भर किसान बने और देश की शान बने। धन्यवाद। तो साथियों, मैं गाय की बात कर रहा था, देसी बीज के साथ गाय भी जोड़ रहा था मैं। तो देसी गाय का मतलब है ये हरियाणवी नस्ल की हमारी गाय है, लेकिन भारत में जो भी आपको देसी गाय, जहां आप रहते हैं वहां की जो लोकल ब्रीड है, गंगातीरी है, हरियाणवी है, साहिवाल है, थारपारकर है, गिर है, जो भी देसी गाय है उसको आप रख सकते हैं, उसका गौमूत्र कलेक्शन कर सकते हैं। अब वो अनिवार्य क्यों है, ये चीज़ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एक देसी गाय के ताज़ा 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो पौधे के भोजन पका के देने का काम करते हैं। साथियों, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसके कारण ही इस देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से जीवामृत बना के हम अपने खेत में लगातार पहुँचाते हैं। साथियों, ये खाद नहीं है, ये सूक्ष्म जीवाणु जो हमारे द्वारा हरित क्रांति में केमिकल लगवा के ज़मीन में डाल के उनको मरवा दिया गया है, जो पौधे के रसोइये का काम करते हैं, भोजन पका के देने का काम करते हैं, उनको लगातार हमें जीवामृत के माध्यम से भेजता है। साथियों, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये साइंस ने प्रूव कर दिया है, 1 ml जीवामृत, जो अगर सही तरीके से 1 ml जीवामृत बनाया जाता है तो उसमें 7400 करोड़, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, 1 ml तैयार जीवामृत में 7400 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। अगर इतनी तादाद में आप खरीदेंगे तो शायद फिर कर्जदार हो जाएंगे। ये हमारा जो गाय है, इसकी सारी बड़ी आंत में वो सारे बनते हैं और जीवामृत के माध्यम से हम खेत में पहुंचाते हैं। हम कोई इस पद्धति में, प्राकृतिक खेती में खाद नहीं लगता। अब एक आंकड़ा और मैं बताना चाहूँगा,
गाय की दुर्दशा हो रही है, गाय निशासित गौशाला में जा रही है। लेकिन मेरा सबसे आग्रह ये है कि देश में 8 करोड़ देसी गाय हैं और 10 करोड़ से ऊपर किसान हैं। अगर एक एक गाय सारे किसान को बंधने की व्यवस्था सरकार करा दे या किसान समझ जाए, सिर्फ जागरूकता की आवश्यकता है, तो मुझे लगता है कि देसी गाय हमारी दर दर की ठोकरें या डंडे नहीं सहेगी और किसान भी कर्ज मुक्त होगा और जो आपका उत्पाद है वो अमृत तुल्य होगा। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि आप देसी गाय रखिए, आत्मनिर्भर बनिए और देश की शान बनिए। ब्रज क्षेत्र ब्रजम जयति इति ब्रजः। श्री कृष्ण भगवान नंद बाबा के यहाँ पर 9 लाख गोएं थीं और उनको विशेष रूप से चरवाह चराहों में ले जा करके चराया जाता था और नंद बाबा के यहाँ 100 मन माखन रोज होता था। भगवान श्री कृष्ण ने उस दुराचारी कंस को गायों का जो मक्खन था उसके खाने से ही एक ही मुक्क में मार डाला था। गौ के अंदर जो ऊर्जा मिलती है, गौ के अंदर से जो हमें 33 कोट देवताओं का निवास स्थान है। सुधीर भोक्ता दोग्धा गोपाल नंदन। गोपाल नंदन बछड़े के रूप में अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का जो पान कराया है, इसलिए भाई ब्रजम जयति इति ब्रज। ब्रज बहुत ही सुंदर है जिसमें गौओं का बहुत ही, और हमारे पूरा देश, ब्रज ही नहीं हमारे पूरे देश में गायों का बड़ा सम्मान होता था। इसके अंदर 33 करोड़ देवताओं का निवास है, इसलिए गौ की पूजा करें। निराश्रित गोवंशों को पकड़ के एक एक रख करके उनकी सेवा पूजा करें, तभी देश का उत्थान होगा और गो वध भी बंद होना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान। बहुत कम बजट में कोल्ड चैन डेवलप करने वाले किसान श्री सम्मानित व नेशनल कोकून बोर्ड के पूर्व सदस्य श्री संजीव जी की कहानी। मल्टीलेयर फार्मिंग से आत्मनिर्भर युवा किसान आकाश चौरसिया की कहानी और साथ ही विगत कई वर्षों से ग्राम विकास के लिए कार्य कर रहे पश्चिम बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट के तपसिल जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र के सचिव श्री सोमेन कोले के विचार। मेरा नाम संजीव कुमार सिंह है। मैं ग्राम पोस्ट कला डुमरा डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार का रहने वाला हूँ। यही मेरा निवास स्थान है, बगल में मेरा कुलटूम है। LLB करने के बाद मैंने कृषि एवं बागवानी को अपना करियर बनाया। इसमें कई हमको अवार्ड भी मिले, बिहार सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, ICAR द्वारा। इस क्रम में हमने फल सब्जी के उत्पादन, उनके प्रिजर्वेशन पे मुख्य रूप से फोकस किया। 1990 में MA LLB तक की पढ़ाई के बाद खेती को करियर बनाया, जिस पे आप देख रहे हैं कि BNR BE, ये अमरूद की वैरायटी है, ये माल्टा मौसमी की वैरायटी है, ये वाली वैरायटी माल्टा मौसमी है, ये BNR BE है, वो एक तंजानिया का नींबू है। इस सब की हमने प्रायोगिक करके और समझ लिया, फिर हमने 1 एकड़ में नींबू और मौसमी की खेती कर रखी है, ताकि भविष्य में इसकी खेती करते हुए हम उसको प्रिजर्व कर सकें। प्रिजर्वेशन के लिए आइए हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं प्रिजर्वेशन कहाँ पे कर रहे हैं। हमने इसके लिए 2 चैम्बर बना रखा है, जो कि -5 डिग्री से +10 डिग्री के बीच में काम करता है। आइए हम लोग चलते हैं कोल्ड रूम की तरफ। ये है मेरा कोल्ड रूम, इसमें 2 चैम्बर है, एक -5 डिग्री और +10 डिग्री के बीच में काम करता है। दूसरा चैम्बर मेरा गाजर और आलू के लिए काम करता है। आलू, चुकंदर और गाजर के लिए जो कोल्ड रूम बना है, जिसमें कि हम 4 महीने तक गाजर और चुकंदर और 6 महीने तक आलू का स्टोर करते हैं। वो चैम्बर ये बना हुआ है, ये वो चैम्बर बना हुआ है। ये 3 फ्लोर है, जिस पे कि अभी सफाई वगैरह चल रहा है। दूसरा हमारा जो फ्रूट्स और वेजिटेबल के चैम्बर है, वो ये सब आउटडोर मशीनें हैं, जो कि बाहर से अंदर की तरफ जो कूलिंग होता है उसका ये आउटडोर मशीन है। ये एक नई टेक्नोलॉजी में हम लोग काम कर रहे हैं, जो इसमें R22 गैस यूज होता है, जो अमोनिया से बेटर है। और इस टेक्नोलॉजी से जो फ्रूट्स वेजिटेबल हम लोग स्टोर करते हैं, उसका प्रिजर्व लाइफ भी ज़्यादा होता है और वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसलिए इस मेथड से काम करने में पफ पैनल है, न कि ईंट का दीवार है, ये बहुत अच्छा है। आइए कोल्ड रूम की तरफ चलते हैं।
हम लोगों का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का चैम्बर है। ये एंटी रूम इसको बोलते हैं। इसमें बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं। ये इसमें कुछ कश्मीर के एप्पल हैं। इसमें ये देखिए एप्पल, फ्रेश एप्पल है। ये कुछ शिमला के एप्पल रखे हुए हैं। ये बैग शिमला के एप्पल रखे हुए हैं और ये 5 महीने तक इसी तरह से ये स्टोर में रहते हैं। फिर इसको फरवरी में ऊपर की तरफ हम स्पेस खाली रखे हुए हैं। ये संतरा तुरंत हम स्टोर करेंगे जो कि 5 से 6 महीने तक प्रिजर्व रहेगा। इस तरह से हम राष्ट्र हित में प्रिजर्वेशन का काम कर रहे हैं और यह देश के लिए जो लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान है वो उसको प्रिजर्व किया जाए। इस देश की समस्या उत्पादन नहीं है, इस देश की समस्या का समाधान प्रिजर्वेशन है। फल सब्जी जो भी उत्पादित होता है उसको ढंग से प्रिजर्व किया जाए तो हमारे किसानों का मुनाफा भी बढ़ेगा और ये आपको इससे देश का नुकसान भी कम होगा। जैसे टमाटर है, गाजर है, बंदा गोभी है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो कि प्रिजर्व होने के चलते बिक नहीं पाते हैं और वो खराब हो जाते हैं। इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य प्रिजर्वेशन है। अब मैं अनुरोध करता हूं कि राष्ट्र हित में भारत सरकार छोटे छोटे कोल्ड ड्रिंक्स को बढ़ावा दे ताकि प्रिजर्वेशन की समस्या से किसानों को मुक्ति मिल सके और किसान उन्नतशील बन सके और वो अपना आर्थिक क्षमता बढ़ा सके। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आकाश चौरसिया, मैं सागर मध्य प्रदेश से हूँ और पिछले 16 वर्षों से प्राकृतिक खेती को कर रहा हूँ। और खेती के अंदर जो है ना बहुत सारे अलग अलग तरीके के नवाचार हमने किए हैं, जिसमें सबसे कारगर और सबसे सफल नवाचार हमारा मल्टी लेयर खेती का है, जिसमें हम एक साथ एक ही जमीन पर 4 से 5 फसलें उगाते हैं। ये सिद्धांत हमने तैयार किया 2009 में, खेती में लगातार काम करते हुए, किसानों की तमाम समस्याओं को सुनते हुए और खेती में काम करने के बाद जितनी भी चुनौतियां आ रही थी, शायद जैसे कि पानी की कमी का होना, ज्यादा बरसात होना, कभी कम बरसात होना, मौसम का परिवर्तन होना, कीड़ों का फसलों में प्रकोप होना, हमारी सॉइल का हेल्थ लगातार गिरना, खादों की डिमांड का बढ़ना और मार्केटिंग की तमाम जैसी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए हमने इस पर लगातार शोध करना चालू किया। और शहरों में हमने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को बनते हुए देखा जब पहली बार, तो हमारे दिमाग में एक ख्याल आया कि एक के ऊपर एक जब घर बन सकता है तो एक के ऊपर एक फसल क्यों नहीं उग सकती है। तो इसको लेकर हमने खेती में प्रयोग किया और हमारी अपनी पान की पैतृक जो खेती होती थी, जो वर्षों से हम देखते चले आ रहे हैं, उसके कुछ आइडिया को मिला के मल्टी लेयर नाम की पद्धति को हमने तैयार किया और इसमें हम सेम स्पेस का इस्तेमाल करते हैं कई तरह की फसलों को उगाने के लिए। इस तकनीक का बेसिक जो सिद्धांत है वो सिद्धांत स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा, स्ट्रक्चर की डिजाइन और फसलों के कॉम्बिनेशन पर आधारित है। यानी कि हम इसमें जो ढांचा बनाते हैं वो 5 बाई 6 फीट के अंतर से बांस, बल्ली, लकड़ी का प्रयोग करके, घास फूस का प्रयोग करके एक ऐसा ढांचा बनाते हैं जो फसलों के लिए एक वातानुकूलित स्थिति प्रदान करता है और बेमौसम सब्जियां उगाने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही साथ हम अलग अलग फ्लोर भी इसमें बना पाते हैं ताकि हम अलग अलग स्तर पर अलग अलग फसलों को उगा पाएं। फिर इसमें हम कौन सी फसल किसके साथ लगाएंगे, ये बेसिक सिद्धांत काम करता है। तो इसमें हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लगभग 4700 एक्सपेरिमेंट करने के बाद अभी 370 सफल एक्सपेरिमेंट हमारे हुए, जिसमें हम एक साथ 4 से 5 फसलों के कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो एक जमीन के अंदर सबसे पहले नंबर हम कंद वाली फसल को लगाते हैं, फिर इसके सरफेस पर हम पत्ती वाली सब्जी को लगाते हैं। कंद वाली सब्जी जमीन के अंदर होती है और उसी के जस्ट ऊपर पत्ती वाली सब्जी होती है। ये पत्ती वाली सब्जी पूरे जमीन का सरफेस कवर कर लेती है। इससे हमारे खेतों में खरपतवार नहीं होते, पानी का एवापोरेशन रुकता है, यानी कि पानी की बचत होती है। कम पानी में हम ज्यादा फसलें उगा पाते हैं और साथ ही हम उसे जड़ समेत निकालते हैं तो मिट्टी में पोरोसिटी भी डेवलप होती है। तीसरी फसल के रूप में हम ये जो ढांचा बनाने के लिए बाम्बू या लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ये लकड़ी के सहारे हम नीचे कोई लता वाली फसल लगाते हैं। ये लता वाली फसल इस बैम्बू के सहारे ले जाके हम ऊपर ले जाते हैं और इसको हॉरिजॉन्टली हम स्ट्रक्चर पर फैलाते हैं। ये हमारी तीसरी फसल होती है। फिर चौथी फसल के रूप में हम इसी जमीन पर 15 बाई 15 फीट पर पपीते या सहजन, चीकू, आम जैसी फसलों को लगाते हैं। ये फसलें स्ट्रक्चर की सबसे टॉप फ्लोर पर ऊपर जाती हैं। तो सबसे ऊपर हमारी फल वाली एक फसल होती है,
इस पर हमारी एक लता वाली फसल होती है, जमीन के सरफेस पर हमारी एक पत्ती वाली सब्जी होती है और जमीन के अंदर हमारी एक कंद वाली फसलें होती हैं। इस तरीके से 4 फसलें सीमित संसाधनों में उतने ही पानी, उतने ही खाद, उतने ही मेंटेनेंस में हमारी सीमित जगह का उपयोग करते हुए हमें 4 गुना उत्पादन मिलता है। और न केवल इससे 4 गुना उत्पादन मिलता है बल्कि हमारी मिट्टी की स्वास्थ्य भी सुधरता है, पानी का रिचार्जिंग भी अच्छे से होता है, कीटों का प्रकोप भी कम होता है, मौसम परिवर्तन के बुरे असर भी इसमें नहीं पड़ते हैं और साथ ही साथ जो है ना छोटे मोटे जानवरों से भी इस मॉडल के अंदर सुरक्षा होती है। तो इस तरीके से एक काम से अनेक फायदे हैं खेती के अंदर इस मॉडल के साथ में। और इससे न केवल हम अपनी मिट्टी की हेल्थ सुधार सकते हैं बल्कि हम अपनी आय में 3 से 4 गुना की बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने जो है ना पानी की रिचार्जिंग व्यवस्था पर भी काम किया। फिर इसके बाद हम देसी बीजों के साथ भी काम कर रहे हैं। लगभग 2014 से अभी तक हमने 100 से भी ज्यादा भारतीय नस्ल की उन वेराइटियों पर काम किया है जो लुप्त होने की कगार पे, उनका संरक्षण किया और नस्ल सुधार करके हमने उनका बीज अन्य किसानों को भी साझा किया। इसके बाद हम सभी तरह के रासायनिक खादों के जैविक विकल्प भी बनाते हैं जो हमारी प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों से या रॉ मटेरियल से इकट्ठा करके हम बनाते हैं और उससे हम फसलों की जो आवश्यकता होती है, चाहे तो फास्फोरस के रूप में हो, चाहे तो वो नाइट्रोजन के रूप में हो या पोटाशियम के रूप में हो, सभी तरह के पोषक तत्वों के रिप्लेसमेंट हम जैविक आदानों से बनाते हैं। फिर उसके बाद हम जो है जैव विविधता पर भी काम कर रहे हैं, कैसे हमारा इकोसिस्टम तैयार हो और हमें किसी भी तरह की कोई भी दवाई का स्प्रे कीड़ों को मारने के लिए या कंट्रोल करने के लिए ना डालना पड़े, इकोसिस्टम से सारे कीड़े तैयार हों, उस व्यवस्था के साथ भी हम काम कर रहे हैं। और ये सारी व्यवस्था गो आधारित कृषि पर आधारित है और इससे हम लगातार पिछले 15-16 सालों से काम कर रहे हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा बना के अन्य किसानों के साथ भी ये नॉलेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग के माध्यम से बांट रहे हैं। अभी तक लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा किसानों को इसका हम प्रशिक्षण भी दे चुके हैं और देश दुनिया के किसान इस पद्धति को अपनाकर लाभ कमा रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री शंभू। नमस्कार, मैं सोमेन कोले हूँ, सचिव तफसील जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र पश्चिम बंगाल। मैं नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती को जानने के बाद इसको पूरा नॉर्थ ईस्ट में फैलने के लिए पूरा कार्य को आगे ले जाऊंगा और पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापना करूंगा। इसके साथ साथ उसको जो किसान लोग रहेगा उसको प्रोत्साहित करूंगा, इस काम को पूरा नॉर्थ ईस्ट में फैलूंगा। जय श्री शंभू, जय जवान, जय किसान। नमस्कार मित्रों, नमस्कार। मैं केपी सिंह खैनुआ, मुख्य संरक्षक भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह व गांव किसान उन्नयन मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कृषि एवं ऋषि यात्रा के पथ पर मुझे जो जो मॉडल मिले वह उन पर मैंने शोध किया और यह एकल यात्रा थी। अकेले ही मैं ऋषियों और प्रगतिशील किसानों के पास गया, जिसमें मैंने पाया कि हमारी भारतीय संस्कृति में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, उसका समाधान, बहुत सारी वैश्विक समस्याओं का समाधान भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन है, जिसमें प्राकृतिक खेती का महत्व बहुत जरूरी है। क्योंकि आज ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया प्रभावित है, जलवायु परिवर्तन का हम सामना कर रहे हैं, कुपोषण का सामना हम कर रहे हैं, नए नए यंग युवाओं को हम खो रहे हैं। इसलिए आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें भारत को, पूरे विश्व को नेतृत्व देना पड़ेगा। पूरा देश, पूरा दुनिया लगा है हाउ टू अर्न डॉलर और हम बात करते हैं हाउ टू अर्न डिविनिटी। हम आस्था और विश्वास और भारतीय संस्कृति पर पूरा मन से हम यही कहेंगे कि पूरे भारत में 2025 को नेशनल ईयर ऑफ नेचुरल फार्मिंग घोषित किया जाए, जिससे कि भारत में जो आवारा गौवंश, मैं नहीं कहूँगा, मैं निराश्रित गौवंश की समस्या का समाधान हो और हमारे बच्चों को स्वस्थ भोजन मिले। स्वस्थ भोजन होगा तो स्वस्थ मस्तिष्क होगा, स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो विकसित भारत 2047 का सपना जरूर पूरा होगा।